प्यारे बच्चों, क्लास 12th 10 तारीख को भूगोल विषय का एग्जाम है और उसके लिए हम लोग जेसीईआरटी द्वारा निकाले गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। पहला पेपर का कंप्लीट हो चुका है, जिस पे हम लोगों ने दो तरह के वीडियो देखे हैं। दूसरा पेपर में भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 1 से 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। सारा वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 7 से 12 तक के चैप्टर के प्रश्नों को करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 7वां चैप्टर है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खनिज की परिभाषा दीजिए। तो खनिज वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। इनकी उत्पत्ति का आधार अजैविक, कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकता है। लॉ-एस्क के कौन से दो मुख्य प्रकार भारत में पाए जाते हैं? तो हेमाटाइट एवं मैग्नेटाइट। खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? तो खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। रासायनिक तथा भौतिक विशेषताओं के आधार पर खनिजों को वर्गीकृत करें। तो दो भाग में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। देश में सर्वाधिक खनिज तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो ये सबसे देश का अधिकांश खनिज तेल आपका है असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अतटीय क्षेत्र, जिसमें अरब सागर की अवसादी चट्टानों में संचित है। लौह धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो वैसे खनिज जिनमें लौह अंश मौजूद रहते हैं लौह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा एवं मैग्नीज। दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं। लौह खनिज के दो उदाहरण लिखे। तो लोहा एवं मैग्नीज। ONGC का विस्तारित रूप लिखे। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। भारत में खनिज संपन्न क्षेत्र के अंतर्गत किसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो भारत में खनिज संपन्न क्षेत्र के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठारी भाग को सम्मिलित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयले के संचित भंडार कहाँ स्थित हैं? तो भारत में लगभग 97% कोयले के संचित भंडार आपका दामोदर, सोन, महानदी तथा गोदावरी घाटियों में संचित है। भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा कर्नाटक भारत के प्रमुख अयस्क उत्पादक राज्य हैं। झारखंड राज्य में लौह अयस्क मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? तो झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में नोवामुंडी तथा गोवा खानों में लौह अयस्क निकाला जाता है। भारत में मैग्नीज का निक्षेप मुख्य रूप से किस क्रम के चट्टानों में मिलता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोपला क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। यह क्षेत्र किस नदी के घाटी में स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र। तथा इस क्षेत्र के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र का क्या नाम है? तो दामोदर नदी की घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। अगला क्वेश्चन है, कूपों से निकाला गया खनिज तेल सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्यों? तो कूपों से निकाला गया खनिज तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश की खनिज पट्टी किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, सरमर्मर, जिप्सम आदि के लिए। गेल की स्थापना क्यों की गई? तो गेल की स्थापना प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई है। गेल का विस्तारित रूप है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल है। भारत में कोयला निक्षेप मुख्यतः किन शैल क्रमों में पाया जाता है? तो कोयला मुख्यतः दो भूगर्भिक
कालों की शैलकर्मों में पाया जाता है। गोंडवाना और टर्सियस निक्षेप। भारत में कोयले का निक्षेप किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? तो भारत में कोयले का निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। भारत में पाए जाने वाला कोयला के दो प्रमुख प्रकार का नाम लिखे तो एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस। झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम लिखे तो झरिया, गिरिडीह, बोकारो एवं कर्णपुरा। पेट्रोलियम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पेट्रोलियम लैटिन भाषा के दो शब्द पेट्रा तथा ओलियम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चट्टानी तेल। भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले दो परमाणु खनिज के नाम लिखे तो यूरेनियम और थोरियम। 8वां चैप्टर है निर्माण उद्योग। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपनाई गई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रादेशिक आर्थिक असमानता को दूर करना। दूसरा है उद्योगों में उदारीकरण की नीति कब और किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? तो 1991 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में के दौरान। तीसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने कौन कौन है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है। ज्ञान आधारित उद्योगों का उदाहरण दीजिए। तो सॉफ्टवेयर उद्योग। टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी को जल की उपलब्धता किन नदियों से होती है? तो स्वर्णरेखा और खरकई। भारत में चीनी का उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। किस लौह इस्पात उद्योग को डीवीसी से विद्युत शक्ति एवं जल की प्राप्ति होती है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? तो कानपुर। भारत को कितने मुख्य औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 8। IPCL का पूरा नाम लिखे तो भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। 9वां चैप्टर है आपका नियोजन को परिभाषित करें। तो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति हेतु आवश्यक क्रियाकलापों का चिंतन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। नियोजन के दो उपागम कौन कौन से हैं? तो खंडीय नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास विकास की एक ऐसी संकल्पना है जिसमें वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग सम्मिलित है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उन संसाधनों के उपभोग का अवसर प्राप्त हो सके। इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो हरीके बांध से। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना में। भरमौर क्षेत्र में किस जनजाति समुदाय का निवास है? तो गद्दी जनजाति। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की गई थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था का निर्माण किया गया? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015। विकास से आप क्या समझते? तो विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें समाज के सभी लोगों के सामाजिक और भौतिक कल्याण पर बल दिया जाता है। 10वां चैप्टर है भारत का सबसे बड़ा समुद्री पत्तन है मुंबई। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख पत्तन कौन से हैं? तो कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम आदि। भारत से किन देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थल माध्यम से संपन्न होता है? तो भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि। कोलकाता पतन के व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए विकसित किए गए पतन का नाम क्या है? तो हल्दिया पतन। देश के विभाजन के दौरान कौन से दो महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए? तो कराची पतन पाकिस्तान और चिटगांव पतन बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या समझते हैं? तो दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं? तो पृष्ठ प्रदेश वास्तव में तट पर स्थित बस्ती अथवा पतन के पीछे का प्रदेश होता है जो पतन को अपनी सेवाएं प्रदान एवं सेवाएं ग्रहण करता है। ऐसे 5 अफ्रीकी देशों के नाम बताइए जिससे भारत के व्यापारिक संबंध है। नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना आदि। अफ्रीकी संघ में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है नाइजीरिया। भारत से निर्यात किए गए शीर्ष 4 मदों को लिखे तो विनिर्मित वस्तुओं, खनिज, ईंधन व लुब्रिकेंट, कृषि उत्पाद, खनिज अयस्क। भारत में आयातित वस्तुओं को
उनके आयातित मूल्य के आधार पर आरोही क्रम में लिखे तो पेट्रोलियम, अलौह धातुएं, मोती व बहुमूल्य रत्न, रासायनिक उत्पाद। नौसैन्य पतन के उपयोग बताएं तो नौसैन्य पतन सामरिक महत्व के पतन होते हैं तथा व्यापारिक गतिविधियां अत्यंत सीमित होती है। यहाँ सैन्य उद्देश्यों से लड़ाकू जहाज रखे जाते हैं, साथ ही उनकी मरम्मत एवं लंगर डालने की व्यवस्था होती है। लास्ट चैप्टर है आपका 12वां, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण का वह कोई परिवर्तन जो पर्यावरण की गिरावट का कारण होता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक किसे कहते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। देखिए ऊपर वाला है प्रदूषण और सेकंड क्वेश्चन है प्रदूषक। प्रदूषक ठोस, द्रव या गैस के रूप में होते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को लिखें तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व डीजल का दहन, खनन, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान, फिर है वाहित मल निपटान आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण मानव को श्वसन तंत्रीय, फिर तंत्रिका, रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियों का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत में गांव से आए प्रवासियों की 3 सामाजिक समस्याएं बताएं तो सामाजिक अकेलापन, शोषण, नशे की लत। प्रदूषण के वर्गीकरण की कसौटी क्या है? तो प्रदूषकों के परिवहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को वर्गीकृत किया जाता है। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से निकला धुआं। वायु को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टस, धूलकण आदि। वायु प्रदूषण जनित प्रमुख बीमारियां कौन सी है? तो श्वसन संबंधी बीमारी जैसे दमा, अस्थमा, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी। अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद अवांछित तत्व वर्षा के जल में मिलकर नीचे आते हैं, जिससे अम्लीय पदार्थ अधिक होते हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। धूम्र कोहरा से क्या तात्पर्य है? तो वातावरण में मौजूद धुआं एवं धूल के कण जब समान रूप में बनने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो इसे धूम्र कोहरा कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में अधिकांश नगरों में नगरीय अपशिष्ट का 30 से 50% कचरा बिना समुचित निपटान के छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे खुली जगहों पर तथा पड़ती भूमि पर जमा हो जाता है। इससे उन क्षेत्रों में निवासित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा होता है। भारत में जल की गुणवत्ता के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जल की गुणवत्ता के निम्नीकरण का मुख्य कारण रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अवशिष्ट पदार्थों को पानी में बहाना है। ध्वनि प्रदूषण शब्द की परिभाषा दीजिए। तो कोई भी ऐसी अनचाही आवाज़ जो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती हो, असहनीय हो, बेचैनी बढ़ाती हो तथा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। भारत में उपलब्ध कितना प्रतिशत जल प्रदूषित है? तो 70%। जल प्रदूषण के कारण होने वाली 4 बीमारियों के नाम लिखे तो हैजा, पीलिया, टाइफाइड तथा पेचिस। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। जल प्रदूषण के शहरी स्रोत क्या है? तो सीवेज, नगर पालिका व घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, मोटर कार का धुआं, निष्कासन आदि जल प्रदूषण के शहरी स्रोत है। उन 3 शहरों के नाम बताइए जो यमुना नदी के जल को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है। तो दिल्ली, आगरा तथा मथुरा। CFC का क्या अर्थ है? तो CFC का तात्पर्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। यह ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है। जल की गुणवत्ता में ह्रास के लिए जिम्मेदार 3 प्रमुख कारण बताए तो बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक निस्तारण और जल का अविवेकपूर्ण उपयोग।
नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो चमड़ा उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग, वस्त्र उद्योग और रसायन उद्योग। जल प्रदूषण से होने वाली प्रमुख बीमारियों के नाम लिखे। तो डायरिया, हेपेटाइटिस, आंतों की कृमि आदि। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। तो विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण, तोड़फोड़ कार्य, मोटर वाहन तथा वायुयान ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। तो सतत पोषणीय विकास का एक ऐसा विकास है जिसके अंतर्गत भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर पर्यावरण को बिना प्रभावित किए वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया है। तो बच्चों, ये थे JCERT द्वारा ऑफिशियल निकाला गया प्रश्न। टोटल वीडियो मैंने इस पर 5 बनाया है, एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आपका 3 जगह से पूछा जा रहा है। JCERT द्वारा निकाला गया क्वेश्चन बैंक, एग्जाम जैक एग्जाम में पूछे गए 7 वर्षों के क्वेश्चन से, और मॉडल क्वेश्चन जो जैक द्वारा पूर्व में मॉडल क्वेश्चन निकाले जाते थे ऑफिशियल, उससे। तो ये 3 चीज़ को यदि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।